वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका अपने चैनल क्विक स्मार्ट टिप्स में बहुत बहुत स्वागत है। और आपको पता है कि कल से, क्योंकि कल 20 अक्टूबर है और कल से आपकी सीटेट साइंस की रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएंगी, तो पूरा चैनल पर अपडेट रहना है। रात को 9 बजे आपकी क्लास अपलोड हो जाया करेगी, मतलब उसकी वीडियो, और वो आपको देखनी है और आपको चैनल से जुड़े रहना है। जैसे पिछली बार सीटेट साइंस में बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर किया था, इस बार भी सीटेट साइंस में बच्चे बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं। तो उनका पैटर्न, सिलेबस वो मैंने सब अच्छे से समझाया है। तो कल से वो क्लासेस शुरू होंगी और आपको पूरा उससे जुड़े रहना है। यूपी टेट वाले बच्चे भी वो क्लासेस को देखेंगे, क्योंकि वहाँ पर बहुत से टॉपिक हैं जो आपके सिलेबस के ही होंगे ज़्यादातर, और आपको वहाँ से कवर अप करना है उन टॉपिकों को। देखिए, यूपी टेट का पेपर होना है 28 नवंबर को, और कोई भी बच्चा परेशान नहीं होगा, उसकी तैयारी भी मैं आपको कराऊंगी। पूरा चैनल से जुड़े रहेंगे, मैम पर भरोसा रखें। जैसे आपको रीड साइंस में तैयारी की थी, कराई थी, सेम ऐसे ही यूपी टेट में भी आपको करा दी जाएगी, कोई भी परेशान नहीं होगा। आज की क्लास में हम देखेंगे जो यूपी टेट होने वाला है, जिसमें जो बच्चे अपर प्राइमरी में साइंस का पेपर देंगे, उसमें उनको किस तरह से सिलेबस देखना है और क्या बुक पैटर्न स्ट्रेटेजी उनको फॉलो करनी है पेपर 2 के लिए। देखिए, पहली बात, एक बात याद रखेंगे, जो प्राइमरी वाले बच्चे होते हैं, जो खाली प्राइमरी का एग्ज़ाम भरते हैं, उनको साइंस की तैयारी नहीं करनी है अभी के लिए। जो यूपी टेट प्राइमरी का पेपर होगा, जो पेपर जूनियर के लिए होता है, और उसमें भी जो साइंस और मैथ वाले बच्चे हैं, उन्हीं को साइंस करनी है, और वहीं से 30 क्वेश्चन आते हैं आपके साइंस के। तो उसी का सिलेबस हम देखेंगे, क्योंकि बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या प्राइमरी में भी साइंस आती है। नहीं, प्राइमरी के पेपर में साइंस नहीं आती, ये सिर्फ जूनियर वाले बच्चों के लिए है जो साइंस और मैथ से होते हैं। अब हम बात करेंगे बुक की और सिलेबस की और पूरी स्ट्रेटजी और पैटर्न जो हमको फॉलो करना है। देखिए, यहाँ पर जो ये जो सिलेबस लिखा है ना, यूपी टेट में इस बार काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करा है पूरा सिलेबस। ये जो सिलेबस है ना, ये आपका 6th 7th 8th की जो SCERT की बुक होती है, वहाँ से सिलेबस जो है पूरा का पूरा उठाया गया है। तो आपको यूपी की SCERT की जो बुक्स होती हैं, उनकी PDF डाउनलोड कर लेनी है, उनको पढ़ना है, और कोई अलग से बुक एक्स्ट्रा नहीं खरीदेंगे, याद रखिएगा। क्योंकि अगर आप कहीं और से बुक खरीदते भी हैं कोई और एक्स्ट्रा, तो वो वेस्ट ही जानी है। बहुत सारी गलतियाँ आती हैं। प्रीवियस ईयर पेपर तो बिल्कुल ना खरीदें, उनमें बहुत गलतियाँ होती हैं। मैं एक मैराथन बनाऊंगी जिसमें सारे यूपी टेट के प्रीवियस ईयर एक साथ कवर अप करा दूंगी, और वहाँ पर आप उसको पूरा देख लेंगे अच्छे से, पूरा डिटेल में मैं क्वेश्चन को भी वहाँ पर समझा दूंगी। तो उससे आपके यूपी के जो टेट का पेपर होगा, उसके जो साइंस के सारे प्रीवियस ईयर हैं, वो भी कवर अप हो जाएंगे। तो कोई अलग से एफर्ट आपको नहीं करना है उसके लिए। प्रीवियस ईयर की पूरी एक मैराथन में मैं सारे क्वेश्चन आपको करा दूंगी। बाकी आपको PDF डाउनलोड करनी है SCERT की, और यहाँ पर 6th 7th 8th की जो बुक्स हैं वो आपको साइंस की फॉलो करनी है। उसके अलावा यहाँ पर 9th और 10th की आपको NCERT भी फॉलो करनी है, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर होता है उसका लेवल थोड़ा हाई होता है। 10th तक के क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। बाकी अगर एग्जामिनर कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर टफ पेपर देना जाता है, तो 3 से 4 क्वेश्चन कभी कभी 11 12 से भी आ जाते हैं। बहुत ही रेयर होता है, लेकिन हो जाता है। तो क्या आपको 12 तक पढ़ना है? अब नहीं, आप 10 तक ही बहुत अच्छे से कर लीजिए, 6 7 8 9 10। तो आपका यहीं से काम हो जाएगा। देखिए, हमको उतना देखना है जो हमारे लिए ज़रूरी है, जहाँ से हम 25 26 नंबर ला सकें। 2 3 नंबर के लिए आप, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाएं कि 11 12 भी करना है, कैसे होगा, वहाँ पर आप घबरा जाएंगे। तो घबराना नहीं है। 6 7 8 9 10 अच्छे से फॉलो करें, चैनल से जुड़े रहें, और आप बहुत बढ़िया स्कोर करेंगे साइंस में। इधर उधर की बातों में नहीं आना है किसी की कि बहुत ज़्यादा टफ आने वाला है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे होंगी वैसे होंगी। नहीं, इस तरह से बोला जा रहा है वैसे करें। 6 7 8 पढ़ें, और 9 10 पढ़ना है। 11 12 तो आपको देखना ही नहीं है, क्योंकि बस इतना ही आप कर लें, यही बहुत है। क्योंकि टाइम आपको कम मिला है और चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं, तो इतना ही करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो बढ़िया नंबर आप जो हैं वो ले लेंगे। सबके पीछे भागेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। जैसे बोलते हैं ना कि ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है कम पढ़ो ज़्यादा बार, तो वो चीज़ यहाँ पर आपको करनी है। 6 7 8 9 10 तक ही रहना है, और उसको अच्छे से पढ़ना है ज़्यादा बार, ठीक है। तो ये है आपकी पूरी स्ट्रेटजी जो आपको फॉलो करनी है। SCERT की 6 7 8 की बुक और 9 10 की NCERT की बुक जो है वो आपको फॉलो करनी है। उसके अलावा कुछ भी फॉलो यहाँ पर नहीं करना। एक चीज़ और देखते हैं कि जो 30 क्वेश्चन हैं, जैसे CTET में होता है, तो वहाँ पर तो सिंपल 20 क्वेश्चन आपके कंटेंट के आते हैं, मतलब टॉपिक से, और 10 क्वेश्चन होते हैं पेडागोजी के। तो क्या यहाँ पर भी इस तरह से है? तो देखिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है।
कभी कभी यूपी टेट वालों ने पेडागोजी का एक भी क्वेश्चन नहीं दिया और किसी किसी बार इन्होंने 4 से 5 क्वेश्चन पेडागोजी के दिए हैं। और इस बार भी पूरे चांसेस हैं कि पेडागोजी के आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम ये मानकर चल सकते हैं कि अगर 30 नंबर का पेपर है तो 25 नंबर का तो आपका कंटेंट आने वाला है और 5 नंबर की आपकी पेडागोजी जो है वो आने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे जो नए बच्चे होंगे कि पेडागोजी क्या होता है। देखिए, जब आप साइंस के टीचर बन जाएंगे और तो आपको बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। और जब बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो आप किस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे कि साइंस उनको समझ में आ जाए। कौन सी स्ट्रेटजी, कौन कौन सी टेक्निक आप फॉलो करेंगे कि बच्चा विज्ञान से जुड़े, वही है आपकी पेडागोजी। उसी से रिलेटेड करते हुए क्वेश्चन आते हैं। आपसे पूछा जाता है कि अगर आप एज अ टीचर बन गए तो बताइए, आप अगर आपको ये टॉपिक पढ़ाना है तो आप किस तरह से पढ़ाएंगे। तो 4 ऑप्शन दे देगा आपको, कौन सी स्ट्रेटजी आप फॉलो करेंगे, वो सारी चीज़ें जाती हैं पेडागोजी में। और पेडागोजी के लिए आपको सिंपल क्या करना है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाना है। वहाँ पर आपको मिलेगी एक प्लेलिस्ट सीटेट पेडागोजी की। वो सीटेट पेडागोजी की अगर प्लेलिस्ट आपने देख ली तो आप 5 नंबर बड़े अच्छे से कर देंगे अपने यूपी टेट में जो आपका पेडागोजी का आएगा। तो पेडागोजी मैंने आपको अच्छे से समझा दी और क्या फॉलो करना है पेडागोजी में वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात आ जाती है सिर्फ आपके कंटेंट की। तो चलिए सिलेबस देखते हैं पहले। और मैंने बता दिया है पूरा जो SCERT का 6, 7, 8 का निचोड़ है वो मैं आपको करा दूंगी। 9, 10 के जो सिलेबस से टॉपिक हैं वो मैं आपको करा दूंगी। बाकी आप अपने स्तर पर भी 9, 10 और 6, 7, 8 की जो बुक्स हैं वो पढ़ते रहेंगे। बस यही आपको फॉलो करना है। तो चलिए सिलेबस देखते हैं अच्छे से डिटेल में। देखिए, जो पहला टॉपिक यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है वो है दैनिक जीवन में विज्ञान, साइंस इन डेली लाइफ। यहाँ पर कुछ ज़्यादा नहीं देखना है, 6 क्लास का टॉपिक है, एज इट इज़ उसको लिख दिया गया है। महत्वपूर्ण खोजें, जो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हुई थी, जैसे सत्येंद्रनाथ बोस ने क्या डिस्कवर किया, क्वांटम मैकेनिज्म किसने दिया, तो वो हमको देखने को मिलता है SCERT की बुक में। बाकी मैं तो बताऊँगी, तो इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज हमको देखना है। महत्व कुछ नहीं है ज़्यादा यहाँ पर, साइंस का महत्व एज इट इज़ क्या होता है वो हमको बताना है। मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये इंपॉर्टेंट है। साइंस और टेक्नोलॉजी के टर्म में हमको साइंस को देखना है। जैसे आप देखेंगे बुक जब पढ़ेंगे SCERT की तो हम देखेंगे वहाँ पर कि आपका PSLV, GSLV प्रक्षेपण यान क्या होते हैं, विक्रम साराभाई के बारे में बताया गया है, थोड़ा सा इसरो के बारे में बताया गया है, ICT क्या होता है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो 2004 में आया था, तो वो सारा बुक में बताया है। तो यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी के टर्म पर हम थोड़ा सा साइंस को देखते हैं कि जो भास्कर है वो कब लॉन्च हुआ, आर्यभट्ट है वो कब लॉन्च हुआ, हमारे पृथ्वी है, जो हमारे अर्जुन है, अर्जुन टैंक है ना, वो उस तरह से थोड़ा सा हमको साइंस और टेक्नोलॉजी को देखना होता है सिलेबस में। उसके बाद सेकंड टॉपिक जो है वो है आपका रेशे से वस्त्र, फाइबर से कैसे हम जो फैब्रिक तक पहुंचते हैं। फाइबर मतलब कच्चा रॉ मटेरियल जो हमें प्लांट और एनिमल से मिलता है। जैसे हमें जो है सिल्क, मलबरी लीफ से सिल्क वॉर्म, पूरा जो प्रोसेस होता है वो हमको देखना है। कैसे हमें जो शीप से कैसे हम जो वूल है, ऊन है, वो बनाते हैं। तो किस तरह से हम फाइबर से फैब्रिक तक जाते हैं। फाइबर माने कच्चा सामान, रॉ मटेरियल प्लांट और एनिमल का, फैब्रिक माने कपड़ा। तो वो पूरा प्रोसेस यहाँ पर आ जाता है सेकंड टॉपिक में जो हमको देखना है। आगे ये साइंस का बायोलॉजी का टॉपिक है। यहाँ पर हमें सजीव और निर्जीव, जो बायोटिक और अबायोटिक, लिविंग और नॉन लिविंग है, वो हमको पढ़ना है। सजीवों का वर्गीकरण कैसे हुआ है, कैसे अबायोटिक और बायोटिक में कंपोनेंट बटे हुए हैं। जंतु और वनस्पति, जो एनिमल और प्लांट हैं उनके आधार पर उनका वर्गीकरण। जंतुओं का, एनिमल का क्लासिफिकेशन, प्लांट का क्लासिफिकेशन जैसे विटकर ने दिया था, वो सारा हमको देखना है। एनिमल में कैसे क्लासिफिकेशन होता है, जैसे सिलेंट्रेटा हो गया आपका, है ना, पोरीफेरा हो गया, वो सारा एनालिडा हो गया, वो यहाँ पर इनके क्लासिफिकेशन यहाँ पर इन्होंने दिया है एज ए टॉपिक में। फिर जीव कैसे अनुकूलन, कैसे अडेप्टेशन करते हैं एनवायरनमेंट के साथ। पौधों और जंतुओं में जो चेंजेस होते हैं, परिवर्तन होते हैं, वो सारा यहाँ पर बायोलॉजी में पूरा का ये टॉपिक मैं आपको डिफाइन किया और मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया कि किस तरह से ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं और क्या क्या पढ़ना है। फिर है आपका जंतुओं की संरचना व कार्य। जो एनिमल हैं, जंतु हैं, उनकी एनिमल की संरचना कैसे हुई है, कैसे वो फॉर्म हुई है, उनके क्या क्या फंक्शन है, वो भी हमको यहाँ पर अच्छे से देखना है। तो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद सूक्ष्म जीव और उनका वर्गीकरण, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कौन कौन से होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, फंगाई हो गए, है ना। उसी में हम देखेंगे अमीबा, आपका पैरामीशियम,
आपका एल्गी हो गए, वो सारा हमको अच्छे से देखना है। इसमें सूक्ष्म जीव जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका किस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, वो सारा हमको यहाँ पर अच्छे से समझना है। फिर जो अगला टॉपिक है वो है आपका कोशिका सेल। सेल के बारे में पढ़ेंगे और उसके जो अंग तंत्र होते हैं, जैसे हम उसमें माइक्रोकॉन्ड्रिया क्या है, राइबोसोम क्या है, वो सारा हमको अच्छे से देखना है। गोल्जी काय क्या है, वो सारा हमको अच्छे से समझना है। सेल का पूरा स्ट्रक्चर प्लांट और एनिमल का वो हमको यहाँ पर देखना है कोशिका के बारे में। फिर किशोरावस्था, विकलांगता, थोड़ा सा इनके बारे में बताया गया है। विकलांगता के बारे में पूरा अच्छे से बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन से केंद्र हैं, कितने प्रकार की विकलांगता है ना, कितने प्रकार की विकलांगता आज डिफाइन की गई है, कितने % व्यक्ति जो है वो विकलांग माना जाता है, वो सारा हमें SCERT में बताया है, तो वो हमको देखना है। किशोरावस्था क्या होती है, जिसे हम पढ़ेंगे कि कैसे जो बच्चे जब बढ़ रहे होते हैं तो जो लड़कों का गला है वो आगे बढ़ जाता है, थोड़ा सा एडामेप्पल आ जाता है, क्या क्या चेंजेस होते हैं एडोलसेंस में बच्चों के अंदर, किशोरावस्था में, वो हमको यहाँ पर देखना है। उसके बाद भोजन है ना, फूड क्या होता है वो हमको देखना है, कैसे वो हमारे स्वास्थ्य से संबंधित है, किस तरह के रोग हो जाते हैं, कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, संचारी, गैर संचारी रोग, है ना, टाइफाइड हो गया, कॉलेरा हो गया, हैज़ा हो गया। तो यहाँ पर हमें भोजन, फूड और उनसे रिलेटेड जो रोग वगैरह हैं वो सारी चीज़ें हमें यहाँ पर देखनी है। फिर हमारा नाइट्रोजन साइकिल, फसल उत्पादन कैसे होता है वो हमको देखना है। नाइट्रोजन का जो साइकिल है वो हमको देखना है कि कैसे राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, सॉइल तक नाइट्रोजन पहुंचाता है, फिर उसका स्थिरीकरण होता है, फिर उसका डीनाइट्रिफिकेशन होता है, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका जंतुओं में पोषक। देखो हमको पोषक चाहिए, न्यूट्रिशन है ना, न्यूट्रेंट्स कौन कौन से होते हैं जंतु में, वो हमको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद पौधों में क्या पोषक तत्व हैं, है ना, उनको क्या क्या चाहिए वो हमको पढ़ना है। पौधों में जो जनन है, रिप्रोडक्शन है, वो कैसे होता है। जैसे कुछ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करते हैं, जैसे तने से बन जाते हैं, जैसे आलू हो गया, गन्ना हो गया, कुछ फ्लावर के माध्यम से वहाँ पर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पूरा हमको ये सब देखना है। कौन कौन से लाभदायक पौधे होते हैं, जैसे कुछ पौधे होते हैं जो हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं, जैसे सिनकोना का उसकी छाल से क्या होता है, वो जो होती है आपकी दवाई बनाई जाती है, कुनैन की दवाई। तो इस तरह से जो पौधे हमारे लिए लाभदायक हैं वो हमको पढ़ना है। जीवों में श्वसन, जो हम जीव हैं हमारे अंदर रेस्पिरेशन कैसे होता है, उत्सर्जन, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है। फिर ये पूरा ये तो पढ़ना है। देखिए यहाँ पर भी है जंतु की संरचना और कार्य, उसी में भी हम देखेंगे कि किस तरह से हमारी बॉडी बनी है और कैसे हम, जैसे सेल से टिश्यू बना, ऊतक बना, फिर ऊतक से आपका कैसे आपका बॉडी का एक पार्ट बना, फिर पूरा एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो गया। उसी में हम डाइजेस्टिव सिस्टम, ऑर्गन, आपका रेस्पिरेशन सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे के सारे वो हम पढ़ेंगे ही। लाभदायक जंतु में हम देखेंगे कि किस तरह से सैप्रोफाइट्स जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं, आसपास जो गंदा खाना वाना पड़ा होता है उसको खा लेते हैं, तो वो एनवायरनमेंट को क्लीन कर देते हैं, तो लाभदायक जंतु हो गए वो हमारे लिए इस तरह से। फिर यहाँ पर फिजिक्स से शुरू हो जाती है, ये आपका बायोलॉजी का सेक्शन था। फिजिक्स में क्या है, मापन है, सिंपल मेजरमेंट जो होती है वो सब है। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम अच्छे से पढ़ने वाले हैं। चुंबक, तो जो आपकी मैग्नेट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम गति, जो मोशन है वो अच्छे से देखेंगे, उसमें हम न्यूटन के लॉ देखेंगे। बल, जो आपका फोर्स होता है वो हम देखने वाले हैं कि बल क्या है, फोर्स क्या है, वो हम अच्छे से देखेंगे यहाँ पर। उसके बाद है ऊर्जा। ऊर्जा जो है वो आपकी क्या एनर्जी होती है वो अच्छे से देखने वाले हैं। कंप्यूटर एक टॉपिक है। ध्वनि, साउंड टॉपिक है आपका, जो फिजिक्स से संबंध करता है। डायरेक्ट डायरेक्ट टॉपिक लिखे हैं फिजिक्स के। उसके बाद देखिए स्थिर विद्युत, जो आपका होता है ना, बचपन में हम रबर को, वो सॉरी, स्केल को सिर से रब करा करते थे, तो पेपर पर जब हम उसको लगाते थे तो पेपर उससे चिपक जाता था, तो वो हमारा स्थिर विद्युत होता है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक करंट होता है वो हमारा। तो स्थिर विद्युत क्या है वो हमको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद हमको प्रकाश, जो लाइट है, और लाइट के जो यंत्र हैं, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, मिरर, ये सारा हमको अच्छे से पढ़ना है लाइट और लाइट के यंत्र में। तो ये हो गया। उसके बाद वायु, एयर के बारे में हमें पढ़ना है। ओजोन को हमको पढ़ना है। हरित गृह प्रभाव, जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है, उसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद देखिए जल, वाटर की क्या क्या आवश्यकता है, इसका स्रोत क्या है, इसके गुण क्या हैं, कैसे जल का जो प्रदूषण है वो होता है, कैसे हम जल को, जो वाटर है हम उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, वो सारा हमको यहाँ पर वायु और जल में देखना है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर, ये तो बेसिक लेवल पर होता है, सभी बच्चों को पता होता है। उसके बाद देखिए यहाँ से शुरू हो जाता है केमिस्ट्री का सेक्शन। केमिस्ट्री में आपका पदार्थ, सब्सटेंस क्या होते हैं, उनका समूह किस तरह से, उनमें हमें पूरा दिखना है, कैसे आपके एलिमेंट हैं, कौन कौन से कंपाउंड हैं, कौन से अलावे हैं, मिश्र धातु
धातु हैं, वो सारा हमको पढ़ना है। कौन से हम होमोजीनियस होते हैं, कौन से हेट्रोजीनियस होते हैं। फिर यहाँ पर है पदार्थों का पृथक्करण, सब्सटेंसेस का सेपरेशन, जैसे फिल्ट्रेशन मेथड, डिस्टिलेशन मेथड, डिकेंटेशन मेथड। वो सारा हमें देखना है कि कैसे हम सब्सटेंसेस को, एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से अलग करते हैं। पृथक्करण जैसे सब्लिमेशन हो गया, वो उस मेथड में आ जाता है। तो इस तरह से हमको देखना है कि कैसे हम पदार्थों का पृथक्करण करने वाले हैं। उसके बाद पदार्थों की संरचना, यहाँ पर क्या जाएगा, एटम, एटम कैसे फॉर्म हुआ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या है, उनकी प्रकृति क्या है, वो सारा हमको यहाँ पर देखना है। उसके बाद क्या है, पास पड़ोस में होने वाले परिवर्तन, भौतिक एवं रासायनिक, मतलब फिजिकल और केमिकल चेंजेस हमको देखने हैं। जैसे आइस है, आइस कैसे आपकी जो है पानी बन जाती है, पानी से फिर आइस बन जाती है, तो वो आपका एक फिजिकल चेंज है। सिर्फ अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड हो गई, लिक्विड से सॉलिड हो गई, लेकिन कोई अदर चेंज नहीं हुआ। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है, जैसे आयरन पर जंग लग गया तो वहाँ पर वो जंग लग गया, जैसे दूध से दही बन गया तो वो केमिकल चेंज है, वहाँ पर उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अम्ल, क्षार और लवण क्या होता है, एसिड, बेस और सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसे एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट मिल जाता है। तो हम अम्ल, क्षार और लवण जो है वो अच्छे से पढ़ने वाले हैं। अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार आपके कड़वे होते हैं, ये हमको अच्छे से पढ़ना होता है। क्षार जिसे हम आपका क्या बोलते हैं, बेसिक, मतलब बेसिक करेक्टरिस्टिक जो होती हैं, जो कड़वे होते हैं, वो आपके यहाँ पर। फिर हम आगे देखेंगे, फिर से फिजिक्स का टॉपिक है ऊष्मा और ताप, जो आपकी हीट और टेम्परेचर है। हीट में हम समझते हैं 3 मेथड जो होते हैं आपके, कंडक्शन, कन्वेंशन, है ना, वो सारा, रेडिएशन, वो मेथड हमको समझने होते हैं। टेम्परेचर, टेम्परेचर में सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, वो सारा हमको यहाँ पर देखना होता है। उसके बाद मानव निर्मित वस्तुएं, जो मानव ने वस्तुएं बनाई हैं, वो प्लास्टिक के बारे में हम पढ़ेंगे, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग। कांच के बारे में पढ़ते हैं, है ना, कि कांच कैसे बनता है, कैसे उसको स्थायी रंग दिया जाता है ना। तो वो सारा हमको कांच के बारे में देखना होता है। कौन कौन से कांच के टाइप होते हैं, जैसे फ्लिंट कांच होता है, जो आजकल के चश्मों के कांच होते हैं, उनमें सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है। वो सारी चीज़ें लिखी हुई हैं एनसीईआरटी में, वो मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी। साबुन क्या होता है, वो हमको देखना है कि साबुन क्या है, फैटी एसिड के अल्कलाइन वो होते हैं, क्षार होते हैं आपके साबुन, साबुन के बारे में पढ़ना है। मृतिका, मृतिका जो आपके कुम्हार वगैरह यूज़ करते हैं, है ना, चिकनी मिट्टी, वो आपकी मृतिका है, उसके बारे में देखना है। उसके बाद खनिज और धातु, फिर से आपका केमिस्ट्री का टॉपिक आ गया। यहाँ पर हम आपके खनिज क्या है, जो ओर्स वगैरह हैं, उनसे कैसे धातु निकाले जाते हैं। जैसे आपसे पूछ लेगा बॉक्साइट किसका ओर है ना, बॉक्साइट जो है वो किसका ओर है, वो आपका किसका ओर होता है बॉक्साइट, वो आपका एल्युमिनियम का ओर होता है बॉक्साइट। तो वो हमको अच्छे से याद रखना है। मतलब इस तरह की चीज़ें यहाँ पर खनिज और धातु, मेटल में पढ़ेंगे, कितने प्रकार के मेटल हैं, वो सारा हमको अच्छे से देखना है। मेटल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, साथ में हमें अधातु भी देखने हैं, नॉन मेटल भी देखने हैं। उसके बाद कार्बन और उसके यौगिक, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जैसे कार्बन में उसके एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं, डायमंड है, आपका फुलरेंस है, वो सारा हमको, ग्रेफाइट है, वो हमको देखना है। तो वो सारी चीज़ें हमको यहाँ पर समझनी है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत हमको देखना है कौन कौन से, जैसे सन एनर्जी हो गई, थर्मल एनर्जी हो गई, वो सारी चीज़ें भी हमको यहाँ पर कवर करनी है। तो ये था आपका पूरा चैप्टर, जो कि आपका किससे संबंधित था, कंटेंट से, मतलब फिजिक्स दी, केमिस्ट्री दी और बायोलॉजी दी। ये पूरा कंटेंट है जो आपको फॉलो करना है। कोई बहुत ज़्यादा टफ सिलेबस नहीं है, अच्छा सा सिलेबस है, बढ़िया सा सिलेबस है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये पैडागोजी के बारे में भी इन्होंने बताया कि किस तरह से पैडागोजी से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कि विज्ञान की प्रकृति क्या है, उसका नेचर क्या है, ये हमको बताना है। विज्ञान में लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, वो हमको अच्छे से यहाँ पर बताना है कि साइंस हम क्यों पढ़ाते हैं, उसका क्या लक्ष्य है, क्या ऑब्जेक्टिव है। विज्ञान को समझना और उसकी सराहना करना, वो सारा है यहाँ पर। कुछ ज़्यादा इसमें ऐसा होता नहीं है, ऐसा लिख देते हैं, बट आप जब पैडागोजी देख लेंगे ना, तो वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण, एकीकृत दृष्टिकोण से क्वेश्चन बना भी था, है ना। एकीकृत मतलब सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलना, सबको एक तरह से, क्योंकि साइंस क्या है, साइंस में सारी चीज़ें एक ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो वो एकीकृत दृष्टिकोण हो गया आपका। उसके बाद क्या है, प्रयोग, अन्वेषण, है ना, साइंस में कौन कौन सी हमको पद्धति फॉलो करनी है। अभिनवता यहाँ पर है, पाठ्यचर्या सामग्री है, मूल्यांकन हो गया आपका, समस्याएं कैसे होंगी, फिर उनका उपचार कैसे करेंगे। तो ये तो थोड़ा सीडीपी जैसा ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। पैडागोजी में बहुत ही सिंपल पैडागोजी रहती है। आपको वो प्लेलिस्ट देखनी है जो मैंने बोला है, या बाद में लिंक भी आ रहा होगा,
तो वो आप अगर देख लेते हैं, एंड में आपको वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। तो पेडागोजी के लिए तो आप वही देख सकते हैं, मोर देन इनफ है। बाकी कंटेंट हम करेंगे भी, और मैंने पूरा आपका कंटेंट जो सिलेबस है वो आपको अच्छे से समझा भी दिया है। ठीक है, तो मैंने पूरा समझाया आपको क्या स्ट्रैटेजी है, किस तरह से आपको यूपी टेट की तैयारी करनी है। आप टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं, जो भी वीडियो आती है उसका लिंक आपको मिलेगा, आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। क्विक स्मार्ट टिप्स से आपको चैनल मिलेगा टेलीग्राम पर, आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पर भी मैम के साथ। और आप मैम के साथ इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पर सिर्फ मैं उन्हीं बच्चों का रिप्लाई करती हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछते हैं। हाय हेलो का कोई रिप्लाई नहीं होने वाला है, ठीक है। तो ये इंस्टाग्राम पर आप शिल्पी चौधरी लांबा से मैम को फॉलो कर सकते हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे आपको यूपी टेट के बारे में देनी थी। सी टेट के साथ आप पढ़ेंगे यूपी टेट वाले बच्चों, और अलग से मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आती रहूँगी। कोई भी परेशानी नहीं होगा, अच्छे से आपको तैयारी जो है वो करा दी जाएगी। बाकी कल से तो आपकी सी टेट की तैयारी जो है वो शुरू हो जाएगी। थैंक यू।